हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, माइनर सब्जेक्ट माइनर विषय शिक्षा शास्त्र की एक क्लास है। इसके पहले 2 क्लास में आपने अध्ययन किया है। खास करके पहली क्लास में आपने पाठ्यक्रम का विवरण, पाठ्यक्रम से परिचित हुए हैं, और दूसरी क्लास में भारतीय ज्ञान एवं परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया था, बताया गया था। और भारतीय ज्ञान और परंपरा के रूप में अगर देखा जाए तो हमें पढ़ना है वैदिक शिक्षा को। अगर हम वैदिक शिक्षा को समझ गए तो वास्तव में हम भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझ जाएंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में इसके पहले जो अगला नेक्स्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें हमने वैदिक शिक्षा से प्रारंभ किया था। वैदिक शिक्षा का मीन्स क्या है, जिसको समझा गया था। वैदिक शिक्षा में प्रशासन और वित्त क्या है, इसके संबंध में बताया गया था। और वैदिक शिक्षा में शिक्षा की संरचना कैसे थी, कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसे थी। प्राथमिक शिक्षा परिवारों में होती थी और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी। प्राथमिक शिक्षा से पहले एक संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार, उसको बताया गया था। और उच्च शिक्षा से पहले भी एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, उसको बताया गया था। ठीक है, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे जो है पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने कैसे पढ़ना है, ये पैटर्न भी आपको बताया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं हम वैदिक शिक्षा यानी भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझने के लिए। जो अगला हमारा टॉपिक है वैदिक शिक्षा से ही रिलेटेड है। वैदिक शिक्षा में शिक्षा का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति उस समय नहीं हुई थी। शिक्षा को उस समय, किस समय, वैदिक काल में, लगभग 2500 ईसा पूर्व, शिक्षा का क्या तात्पर्य था। वैदिक काल में शिक्षा किसे कहते हैं, व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। अगर वैदिक काल में अगर देखा जाए, भारतीय ज्ञान और परंपरा के रूप में अगर देखा जाए, तो शिक्षा क्या है, तो आप कह सकते हैं, रटना नहीं है, 2-3 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है कि अगर वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है कि शिक्षा क्या है, विद्या, ज्ञान, अनुशासन, ठीक है, विनय। अर्थात वैदिक काल में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति नहीं थी, लेकिन शिक्षा को क्या समझा जाता था, क्या माना जाता था, विद्या माना जाता था, ज्ञान माना जाता था, अनुशासन माना जाता था, विनय माना जाता था। अर्थात जो विद्वान होता था, जो ज्ञानी होता था, जो अनुशासित होता था, जिसके अंदर विनम्रता होती थी। कहा भी गया है, संस्कृत का श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम, कि जिसके अंदर विनम्रता है उसके अंदर शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है, अनुशासन है। अर्थात वैदिक काल में अगर देखा जाए तो शिक्षा का क्या अर्थ है, तो जो विद्या से, शिक्षा को जो है विद्या कहा जाता था, ज्ञान कहा जाता था, अनुशासन कहा जाता था और विनय कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, ये शिक्षा का अर्थ था। और अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान में हम देखते हैं वो वैदिक काल में भी संकल्पना थी, यानी कि शिक्षा का संकुचित अर्थ
और शिक्षा का व्यापक अर्थ। इसको भी ध्यान दीजिएगा, वो तो शिक्षा का पर्याय है, शिक्षा का अर्थ है। अब वैदिक काल में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है कि जो शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त की जाती है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है कि जब बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है तो ये शिक्षा की व्यापक संकल्पना है। ठीक है। अब वैदिक काल में इसका क्या अर्थ है, क्या मीन्स है? तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ होती थी? परिवारों में होती थी और गुरुकुलों में होती थी। अर्थात ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है जो वैदिक काल में था, कि जो परिवारों में शिक्षा होती थी और गुरुकुलों में होती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है कि वैदिक काल में जो शिक्षा परिवारों में होती थी, गुरुकुलों में होती थी, वही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है कि गुरुकुल में जब शिक्षा समाप्त होती थी तो एक संस्कार वहाँ भी होता था, समावर्तन संस्कार, और उस संस्कार के बाद विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को गुरु यह आदेश देता था कि अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए और आजीवन स्व अध्ययन करिए, अनुभव से सीखिए। तो यह कहीं न कहीं शिक्षा का व्यापक अर्थ था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का वैदिक काल में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। ठीक है ना। अब आप ये कभी मत भूलिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में शिक्षा का क्या अर्थ है, और उसे दो रूपों में हम दे सकते हैं, एक इसके पर्याय के रूप में और दूसरा उसका संकुचित अर्थ और उसका व्यापक अर्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है ना। अब हम पाठ्यक्रम पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने वैदिक काल में शिक्षा पढ़ लिया, अब शिक्षा के बाद हमें हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु है वो है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। अब ये शिक्षा के उद्देश्य कहाँ? वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो कुछ बिंदु कॉमन हैं, जैसे धर्मनिष्ठा, ईश्वर की भक्ति, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा, भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ठीक है, ज्ञान का विकास, आत्म साक्षात्कार। वैदिक काल में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है। कहा भी गया है ज्ञान मनुष्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जिस प्रकार हम आँखों से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरह व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वह कहीं न कहीं उसकी तीसरी आँख होती है। ये सारे जो है वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य माने जाते थे। ठीक है ना। और तमाम बिंदु है, जैसे आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो व्यक्ति या विद्यार्थी या बालक का आत्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास ही क्या था? शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप समझ गए। अब हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। शिक्षा का
पाठ्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है या पाठ्यक्रम क्या है। अगर हम वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या को डिवाइड करते हैं तो उसके दो रूप मिलते हैं। पहला है स्तर के अनुसार, पहला स्तर के अनुसार है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, स्तर के अनुसार की बात करेंगे तो दो भाग हैं इसके। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्तर के अनुसार बात करते हैं तो पहला है प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और दूसरा है उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। ठीक है, ये स्तर के अनुसार है। और जो दूसरा डिवाइडेशन इसका किया गया है वो प्रकृति के आधार पर किया गया है। प्रकृति के आधार पर, दूसरा प्रकृति के आधार पर इसका भी दो डिवाइडेशन है। पहला अपरा और दूसरा परा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के आधार पर है, पहला है अपरा और दूसरा है परा, यानी कि अपरा पाठ्यक्रम और परा पाठ्यक्रम। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि अपरा का मतलब क्या है, भौतिक, और परा का मतलब क्या है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी कि भौतिक पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम या आध्यात्मिक पाठ्यचर्या या, ठीक है ना, आध्यात्मिक, ठीक है ना, आध्यात्मिक। ये गलत हो गया है, इसको देख लीजिए फिर से। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। ठीक है, अपरा और परा, यही जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम है। एक स्तर के अनुसार, ध्यान रखिएगा, ये रटना नहीं है, सिर्फ एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये कभी भूलेंगे नहीं। स्तर के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या, और प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो भौतिक पाठ्यचर्या और आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। ठीक है, अब हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के पाठ्यचर्या के विषय में हमने पढ़ लिया है वैदिक कालीन। आगे बढ़ते हैं तो शिक्षण विधि। ये ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो वैदिक शिक्षा से रिलेटेड है। वैदिक शिक्षा को अगर हम समझ गए तो हम भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझ सकेंगे। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं तो वैदिक कालीन शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, अगर हम शिक्षण विधि की बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षण विधि क्या था, तो शिक्षण विधि को अगर हम सरल भाषा में कहते हैं तो शिक्षण विधि क्या है, अर्थात उस समय शिक्षार्थियों को किस तरह पढ़ाया जाता था, पढ़ाने का तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, उसी को हम कहते हैं टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। ठीक है ना। अगर हम शिक्षण विधि, वैदिक काल में शिक्षण विधि की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 विधियां थी। वास्तव में बहुत सारी विधि थी, जैसे प्रश्नोत्तर विधि था, वाद विवाद था, कहानी विधि था, अनुकरण विधि था, कंठस्थ विधि था, अभ्यास विधि था, इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 विधियां थी, श्रवण, मनन
निधिध्यासन। क्या था? श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। मुख्य रूप से ये 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ और सारी विधियां थी। अब जैसे हमने बताया, जो प्रश्नोत्तर था, वाद विवाद था, अभ्यास था, कहानी विधि थी, ठीक है ना। अब ये तीनों विधि क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। कि श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, निधिध्यासन का मतलब नित्य अभ्यास करना। उस समय कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होता था, सिर्फ वेद ही हमारे ज्ञान के आधार होते थे। और वेदों की शिक्षा शिक्षार्थियों को हमें कैसे दी जाती थी या किसी प्रकार की शिक्षा कैसे दी जाती थी, सब कुछ श्रुति ज्ञान पर आधारित था। श्रवण यानी मनन, उस पर चिंतन करना और नित्य अभ्यास करना, यही क्या है? मुख्य रूप से वैदिक काल में शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं हम पाठ्यक्रम में। शिक्षण विधि हो गया। शिक्षण विधि के बाद अगर हम बात करते हैं, शिक्षण विधि के बाद अगर हम बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा का माध्यम अर्थात मीडियम। तो आप जानते हैं वेद की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत। ठीक है ना। वेद की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत। तो उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? संस्कृत था। और एक पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि संस्कृत जो शिक्षा का माध्यम था और नायकीय पद्धति प्रचलित थी। मॉनिटरिंग सिस्टम, नायकीय पद्धति प्रचलित थी। अब ये नायकीय पद्धति क्या है? जैसे हर एक क्लास में आप वर्तमान में देखते हैं एक मॉनिटर होता है, तो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? वैदिक काल से है। कि नायकीय पद्धति का मतलब होता है कि उस छात्रों के समूह में जो श्रेष्ठ योग्य विद्यार्थी होता था उसको मॉनिटर बनाया जाता था, जैसा कि आज भी वर्तमान में होता है। और शिक्षक या गुरु की अनुपस्थिति में वह क्या होता था? कक्षाओं का संचालन करता था, पढ़ाता था। नायकीय पद्धति यही थी कि जब गुरु कभी अनुपस्थित होता था तो जो मॉनिटर होता था वो विद्यार्थियों को निर्देशित करता था, पढ़ाता था। वही क्या है? नायकीय पद्धति है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम पाठ्यक्रम में। शिक्षा का माध्यम हो गया। अब इसके बाद जो है अनुशासन की बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का अनुशासन क्या था। ठीक है, अनुशासन की बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन क्या था, अनुशासन क्या था? अनुशासन अगर वैदिक काल में अनुशासन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि वैदिक काल में प्रायः शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल में अनुशासन की बात अगर हम करते हैं तो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। ठीक है, किंतु शारीरिक दंड विशेष परिस्थितियों में ही दिए जाते थे। जब कभी कोई शिष्य किसी भी नियमों का उल्लंघन करता था या अनुशासनहीनता करता था, कोई घोर अनुशासनहीनता करता था, तभी उसे शारीरिक दंड दिया जाता था। नहीं तो आत्मिक अनुशासन, जो अपनी आत्मा से स्वयं अनुशासित हो, ठीक है ना, शारीरिक, मानसिक इत्यादि अनुशासन पर
बल दिया जाता था। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आपने अध्ययन किया आज, खास करके वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, और वैदिक काल में शिक्षण विधि क्या थी, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, और वैदिक काल में अनुशासन कैसा था। ठीक है ना। यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और एक बार अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। निश्चित है आपको सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि वैदिक काल में गुरु कैसे होते थे, वैदिक काल में विद्यार्थी कैसे होते थे, जो आपके पाठ्यक्रम में रिलेटेड है कि भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, गुरु एवं शिष्य। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके आगे जो है पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।